हजारों साल पहले जब मानव अभी जंगल और शिकार की साधारण जिंदगी जी रहा था, तभी एक रहस्यमयी सभ्यता का जिक्र मिलता है। ये थी अटलांटिस की महान सभ्यता। महान दार्शनिक प्लेटो ने लिखा कि उनके पास अद्भुत इंजीनियरिंग थी, समुद्र पर खड़े भव्य महल थे और समुद्र ही उनकी शक्ति का स्रोत था। लेकिन एक दिन और एक रात में ये पूरी सभ्यता समुद्र में समा गई। सवाल उठता है, वे लोग वहां कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था? ऐसे ही रोचक तथ्य इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। साल था 1967। स्थान था यूरोप का दक्षिणी तट यानी आज का ग्रीस। सूर्य की किरणें भूमध्य सागर के नीले पानी पर चमक रही थीं। सतह पर सब शांत था, लहरें किनारों से टकरा रही थीं। डॉक्टर निकोलस फ्लेमिंग, जो एक युवा ब्रिटिश समुद्र विज्ञानी थे, उस दिन ग्रीस के लकूनिया तट के पास गोताखोरी कर रहे थे। वे किसी खजाने की खोज में नहीं थे, लगभग 10 से 12 फीट की गहराई पर तैर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उनकी सांसों की आवाज और पानी की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तैरते हुए अचानक उनकी नजर समुद्र तल पर कुछ अजीब पर पड़ी। रेत और शैवाल के बीच कुछ सीधी रेखाएं दिखाई दी। डॉक्टर फ्लेमिंग रुक गए। उन्होंने सोचा कि ये सीधी रेखाएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। जिज्ञासा में उन्होंने नीचे जाकर सदियों पुरानी रेत को हटाया। पाब्लो पेट्री धीरे धीरे नहीं डूबा था, किसी बाढ़ ने भी इसे नहीं डुबोया था, बल्कि एक विनाशकारी भूकंप ने जमीन को हिला दिया था और एक झटके में पूरा क्षेत्र समुद्र में समा गया था। शहर के लोग शायद अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहे होंगे और पल भर में उनका पूरा अस्तित्व पानी में समा गया। पाब्लो पेट्री की इस खोज ने एक बहुत पुराने रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया, अटलांटिस का रहस्य। आज से 2400 साल पहले महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक में ठीक ऐसी ही एक घटना का उल्लेख किया था। उन्होंने एक ऐसे शहर का वर्णन किया था, अटलांटिस सभ्यता, जो पाब्लो पेट्री से हजारों गुना विशाल था। एक ऐसा नगर जो सोने से सजा था, और उनका भी यही कहना था कि एक भयंकर दिन और रात में वो शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। पाब्लो पेट्री के मिलने के बाद कई विशेषज्ञ ये मानने लगे कि अगर 5000 साल पुराना पाब्लो पेट्री मिल सकता है तो शायद प्लेटो सच कह रहे थे। शायद अटलांटिस कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक भूली हुई सच्चाई है जो आज भी कहीं समुद्र में छिपी है। तो आखिर क्या था वो अटलांटिस जिसका विस्तृत वर्णन प्लेटो ने किया था? वो शहर कैसा दिखता था और कौन थे वे लोग जो हजारों साल पहले सोने के महलों में रहते थे? पाब्लो पेट्री की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि शहर समुद्र में डूब सकते हैं, लेकिन अटलांटिस की कहानी केवल एक डूबे शहर की नहीं थी, ये एक पूरी खोई हुई दुनिया की कहानी है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें लगभग 2400 साल पीछे जाना होगा। समय था 360 ईसा पूर्व। स्थान था प्राचीन ग्रीस का एथेंस शहर। वो दौर था जब सुकरात और अरस्तु जैसे महान विचारक दुनिया को नया दृष्टिकोण दे रहे थे। इन्हीं में से एक थे प्लेटो। वे कोई साधारण लेखक नहीं थे, पश्चिमी दर्शन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। उनके विचारों को उस समय अटल सत्य माना जाता था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्लेटो ने 2 पुस्तकें लिखी, टाइमियस और क्रिटियास। इन्हीं पुस्तकों में उन्होंने पहली बार एक रहस्यमयी सभ्यता का उल्लेख किया, अटलांटिस का। लेकिन प्लेटो ने स्पष्ट किया कि ये उनकी कल्पना नहीं थी। उनके अनुसार ये कहानी उनके पूर्वज सोलोन मिस्र से लाए थे। मिस्र के पुजारियों ने सोलोन से कहा था, तुम यूनानी अभी नए हो, हमारे पास तुमसे कहीं अधिक प्राचीन इतिहास है। यहीं से अटलांटिस की कहानी दुनिया के सामने आई। तो प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में क्या बताया? प्लेटो के विवरण के अनुसार अटलांटिस कोई छोटा द्वीप नहीं था। उन्होंने लिखा कि यह हरकुलिस के स्तंभों के ठीक पार स्थित था। आज के नक्शे में हम इस स्थान को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य कहते हैं, वो संकरा मार्ग जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यानी प्लेटो के अनुसार अगर आप यूरोप से अटलांटिक महासागर में जाएं तो आपको ये विशाल भूभाग मिलता। ये एक पूरा महाद्वीप था। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात थी इसका समयकाल। प्लेटो ने बताया था कि अटलांटिस उनके समय से 9000 साल पहले मौजूद थी। अगर इसे आज के हिसाब से जोड़ें तो ये समय बनता है लगभग 11500 साल पहले। अब जरा सोचिए, 11500 साल पहले दुनिया कैसी थी? यह हिमयुग का अंतिम दौर था। इतिहास बताता है कि उस समय अधिकतर मनुष्य गुफाओं में रहते थे, पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे और शिकार करके जीवन चलाते थे। खेती की शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई थी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि प्लूटो का दावा था कि उसी दौर में अटलांटिस के लोग भव्य नगरों में रहते थे, सोने से सजी इमारतें बनाते थे और उन्नत तकनीक जानते थे। इसी वजह से आज कई इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः प्लूटो द्वारा बताई गई तिथि में कोई गलत फहमी है। मिस्र से ग्रीस तक कहानी आते आते समय की गणना बदल गई हो।
कुछ विद्वान मानते हैं कि प्लूटो दरअसल अपने समय से कुछ हजार साल पहले की एक उन्नत समुद्री सभ्यता की बात कर रहे थे। और यहाँ एक नाम सामने आता है, मिनोअन सभ्यता। ये वही प्राचीन सभ्यता थी जो आज के ग्रीस देश में भूमध्य सागर के बीच स्थित क्रीट द्वीप पर फली फूली थी। सच्चाई जो भी हो, क्या अटलांटिस मिनोअन सभ्यता ही थी या कोई दूसरी उन्नत सभ्यता थी, इसे वीडियो के अंत में जानेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न है। प्लूटो के अनुसार अटलांटिस के महल साधारण इमारतें नहीं थे, वे विशाल थे और समुद्र के बीच खड़े थे। अब सवाल ये है, जब ना सीमेंट था न लोहे की मशीनें, तो उन्होंने ऐसे विशाल महल आखिर बनाए कैसे? उनके पास कौन सी तकनीक थी जिससे वे पानी और जमीन दोनों को संभाल पा रहे थे? दोस्तों, जब हम प्राचीन नगरों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा की खासियत थी उसका ग्रिड सिस्टम। वहां सड़कें सीधी थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। दूसरी तरफ माया सभ्यता को देखें, उनकी खासियत थी ऊंचाई। उन्होंने घने जंगलों के बीच विशाल पिरामिड खड़े किए थे। लेकिन प्लूटो ने अपनी पुस्तकों में अटलांटिस के जिस नक्शे का वर्णन किया है, उसे असंभव वास्तुकला कहा जाता है। आज के युग में हमारे क्रेन क्रेन हैं, बुलडोजर हैं और उपग्रह हैं, लेकिन हजारों साल पहले जब मानव ने ठीक से सभ्यता भी नहीं सीखी थी, तब इस नगर को कैसे डिजाइन किया गया होगा, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता थी इसका लेआउट। प्लूटो लिखते हैं कि अटलांटिस की राजधानी चौकोर नहीं थी, बल्कि गोलाकार थी। इसे संकेंद्रित वृत्तों के रूप में बनाया गया था। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक प्याज के छिलकों जैसा था, एक के अंदर एक वृत्त। लेकिन ये वृत्त केवल जमीन के नहीं थे। प्लूटो बताते हैं कि मुख्य नगर 5 अलग अलग वृत्तों से बना था। सबसे बाहर पानी का एक घेरा था, फिर उसके अंदर जमीन का एक गोल घेरा, फिर दोबारा पानी। कुल मिलाकर 2 वृत्त जमीन के थे और 3 वृत्त पानी के थे। जरा इसकी सुरक्षा के बारे में सोचिए। ये नगर एक ऐसा अभेद्य किला था जिसे कोई भी शत्रु आसानी से जीत नहीं सकता था। ये वास्तुकला कोई संयोग नहीं थी। इतिहासकार मानते हैं कि अटलांटिस की ये वृत्ताकार बनावट कोई जादू नहीं, बल्कि मिनोअन सभ्यता के मुख्य द्वीप थेरा की असली बनावट थी। आज का सेंटोरिनी द्वीप एक अर्धचंद्राकार आकार में है, लेकिन भूवैज्ञानिक पुष्टि करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से पहले ये द्वीप पूरी तरह गोलाकार था। इसके बीच में पानी का एक विशाल कुंड था और चारों ओर जमीन का एक गोल घेरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लूटो ने वर्णन किया, पानी और जमीन के वृत्त। लेकिन सवाल ये है कि जब नगर पानी के वृत्तों से घिरा था तो लोग अंदर बाहर कैसे जाते थे? और यहीं पर अटलांटिस के इंजीनियरों ने वो कर दिखाया जो उस युग में चमत्कार लगता होगा। प्लूटो लिखते हैं कि उन्होंने समुद्र से लेकर नगर के केंद्र तक एक विशाल नहर खोदी थी। ये कोई छोटी नाली नहीं थी। इस नहर की चौड़ाई 300 फीट और गहराई 100 फीट थी। इसका अर्थ ये है कि विशाल जहाज समुद्र से सीधे चलकर बिना रुके नगर के बीचों बीच यानी राजमहल तक पहुंच सकते थे। और इन पानी के वृत्तों को जोड़ने के लिए उन्होंने विशाल पुल बनाए थे। प्लूटो का वर्णन इतना विस्तृत है कि वे बताते हैं इन पुलों के नीचे सुरंगें बनाई गई थीं ताकि ऊपर से रथ और लोग गुजर सकें। प्लूटो ने विशेष रूप से लिखा है कि अटलांटिस के लोग नगर के नीचे की जमीन से ही पत्थर खोदते थे और ये पत्थर 3 प्राकृतिक रंगों में निकलते थे, काला, सफेद और लाल। सोचिए उस दृश्य को, एक विशाल दीवार जो लाल, काले और सफेद पत्थरों के पैटर्न से बनी हो और समुद्र के नीले पानी के बीच खड़ी हो। ये किसी चित्र जैसा लगता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो कहते हैं कि नगर की सबसे बाहरी दीवार पर तांबे की परत चढ़ी थी, अंदर वाली दीवार पर टिन की परत चढ़ी थी। जब सूर्य की रोशनी इन धातु की दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा नगर किसी दीपक की तरह चमकता था। दूर से आने वाले नाविकों को ये नगर किसी दिव्य प्रकाश जैसा दिखता था। आज अगर आप ग्रीस के पास सेंटोरिनी द्वीप पर जाएं, जहां मिनोअन सभ्यता बसी हुई थी, तो आपको क्या मिलता है? सेंटोरिनी एक ज्वालामुखी द्वीप है। पुरातत्वविदों को वहां मिनोअन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, वे इन्हीं 3 रंगों के पत्थरों से बने थे। सोचिए दोस्तों, आज से 5000 साल पहले उस समय मानव गुफाओं से निकलकर झोपड़ियां बनाना सीख रहा था। लोहे के औजार तो छोड़िए, उस समय खेती करना भी एक नई खोज थी। तो फिर बिना धातु के औजारों के उन्होंने कठोर चट्टानों को कैसे काटा? और उनके पास वो कौन सी मूल्यवान धातु थी जो उस सभ्यता को सबसे समृद्ध बनाती थी?
दोस्तों, अभी हमने देखा कि अटलांटिस की दीवारें और नहरें कैसे बनी थीं, लेकिन असली चमत्कार दीवारों के बाहर नहीं, दीवारों के अंदर था। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की गलियों में घूमते तो आपको वहां मनकों और सीपियों का व्यापार दिखता, लेकिन अगर आप अटलांटिस के विशाल द्वारों से अंदर कदम रखते तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जातीं, क्योंकि अटलांटिस पत्थरों का नगर नहीं था, वो धातुओं का नगर था। प्लेटो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि अटलांटिस के पास इतनी बेशुमार संपत्ति थी जितनी ना तो उनसे पहले किसी राजा के पास थी। इस नगर की सबसे बड़ी पहचान थी एक रहस्यमय धातु। प्लेटो ने इसका नाम बताया है ऑरिकैल्कम। आज हमारी आवर्त सारणी में सोना है, चांदी है, तांबा है, लेकिन ये ऑरिकैल्कम क्या था? प्लेटो लिखते हैं कि उस युग में सोने के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे कीमती वस्तु थी। ये धातु अटलांटिस के द्वीप पर ही जमीन के नीचे से निकाली जाती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। प्लेटो के अनुसार नगर की जो सबसे मुख्य दीवार थी, जो राजमहल को घेरे हुए थी, वो पूरी की पूरी इसी ऑरिकैल्कम धातु से मढ़ी हुई थी। जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो वो सोने की तरह पीली नहीं बल्कि आग की तरह लाल चमकती थी। ऐसा लगता था मानो पूरा नगर एक जलती मशाल के अंदर बसा हो। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये तांबे, जस्ते और सोने का कोई खोया हुआ मिश्र धातु था, जिसे बनाने की तकनीक अब लुप्त हो चुकी है। अब चलते हैं नगर के केंद्र में, जहां उनका सबसे पवित्र स्थान था, समुद्र के देवता पुसाइडन का मंदिर। प्लेटो ने इस मंदिर का जो विवरण दिया है वो किसी मानव की कल्पना से परे लगता है। ये मंदिर इतना विशाल था कि इसमें सैकड़ों लोग एक साथ आ सकते थे। इसकी बाहरी दीवारें चांदी से ढकी थीं और उनके ऊपर के शिखर सोने के बने थे, लेकिन असली जादू मंदिर के अंदर था। प्लेटो लिखते हैं कि मंदिर की छत लकड़ी की नहीं, वो हाथी दांत की बनी थी और उस सफेद हाथी दांत पर सोने, चांदी और ऑरिकैल्कम की नक्काशी की गई थी। मंदिर के बीचों बीच पोसाइडन की एक विशाल सोने की मूर्ति थी। ये मूर्ति इतनी बड़ी थी कि उसका सिर मंदिर की छत को छूता था। इसमें देवता को एक रथ पर सवार दिखाया गया था, जिसे 6 पंखों वाले घोड़े खींच रहे थे। ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन था। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि अटलांटिस के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, और संसाधन सिर्फ सोना चांदी नहीं थे। प्लेटो ने एक बहुत ही अजीब और विशिष्ट बात लिखी है जो इस कहानी को काल्पनिक से अलग करती है। उन्होंने लिखा है कि अटलांटिस द्वीप पर हाथियों की बहुत बड़ी आबादी थी। ये एक महत्वपूर्ण सुराग है, क्योंकि हाथी हर जगह नहीं मिलते। अफ्रीका के जंगलों में हाथी मिलते हैं। प्लेटो का ये उल्लेख इशारा करता है कि शायद अटलांटिस का संपर्क अफ्रीका या भारत जैसे स्थानों से था, या फिर ये भूभाग किसी ऐसी जगह था जहां उस समय हाथी पाए जाते थे। सिर्फ जानवर ही नहीं, वहां की जमीन भी अद्भुत थी। हड़प्पा के लोग, खासकर मोहनजोदड़ो में, पानी के लिए कुएं खोदते थे और उनके पास विशाल स्नानागार था, लेकिन अटलांटिस में प्रकृति खुद दयालु थी। प्लेटो बताते हैं कि वहां जमीन के नीचे से 2 तरह के झरने निकलते थे, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का। इन झरनों के पानी को नलिकाओं के माध्यम से पूरे नगर में पहुंचाया जाता था। राजाओं के लिए अलग स्नानागार थे और आम जनता के लिए अलग। सोचिए, उस समय जब दुनिया का बाकी हिस्सा नदियों से पानी भर रहा था, अटलांटिस के पास केंद्रीकृत जल व्यवस्था और गर्म पानी की प्रणाली जैसा कुछ था। ये विलासिता की चरम सीमा थी। उनके बंदरगाह हमेशा जहाज़ों से भरे रहते थे। दुनिया भर के व्यापारी वहां आते थे। लोथल बंदरगाह हमें बताता है कि प्राचीन काल में व्यापार होता था, लेकिन प्लेटो के वर्णन के अनुसार अटलांटिस का बंदरगाह एक विश्व बाजार था। और दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं लगती, क्योंकि इतिहासकार पुष्टि करते हैं कि मिनोअन सभ्यता दुनिया का पहला समुद्री साम्राज्य था, यानी एक ऐसा साम्राज्य जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्री व्यापार पर राज करता था। पुरातत्वविदों को मिनोअन सभ्यता के बनाए बर्तन और कलाकृतियां मिस्र के पिरामिडों और मेसोपोटामिया तक मिली हैं। ये साबित करता है कि प्लेटो का दावा सही था। उस समय सच में एक ऐसी सभ्यता थी जिसका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और संसाधनों की बात करें तो प्लेटो कहते हैं उनके पास लकड़ी, पत्थर, धातु, भोजन सब कुछ द्वीप पर ही मौजूद था। उन्हें बाहर से कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ भी मिनोअन सभ्यता का एकदम सटीक बैठता है। मिनोअन लोगों का घर क्रीट द्वीप था, जो बेहद उपजाऊ था। वहां जहाज बनाने के लिए देवदार की लकड़ी के जंगल थे और भोजन के लिए अनाज और जैतून की भरमार थी। वे तांबे का काम जानते थे और अपने द्वीप पर पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। लेकिन दोस्तों, सोने की दीवारों के पीछे रहने वाले वे लोग कौन थे? क्या वे खुश थे? क्या वे हम जैसे ही थे या उनकी जिंदगी के नियम कुछ और थे? जब सूरज उगता था तो अटलांटिस की गलियों में जीवन कैसा होता था?
अगर हम प्लेटो के विस्तृत वर्णन और मिनोअन सभ्यता के मिले साक्ष्यों को एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने एक ऐसी दुनिया आती है जो उस युग के हिसाब से बहुत ही आधुनिक थी। सबसे पहले बात करते हैं समाज की संरचना की। अटलांटिस का समाज अव्यवस्थित नहीं था, बल्कि बेहद अनुशासित था। प्लेटो लिखते हैं कि यहाँ के लोग मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटे हुए थे। कारीगर और किसान, जो नगर की अर्थव्यवस्था चलाते थे और पूरी सभ्यता के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे। योद्धा, जो आम लोगों से अलग नगर के एक विशेष हिस्से में रहते थे। और सबसे खास था शासक वर्ग, जो देवताओं के सीधे वंशज माने जाते थे। ये व्यवस्था काफी हद तक हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था जैसी लगती है। अब जरा उनके भोजन और विलासिता को देखिए। प्लेटो लिखते हैं कि अटलांटिस द्वीप एक स्वर्ग जैसा था। वहां की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि साल में 2 बार खेती होती थी। उनके पास भोजन की कोई कमी नहीं थी। प्लेटो ने एक बहुत ही दिलचस्प फल का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि वहां एक ऐसा फल होता था जिसका छिलका सख्त था और जिससे खाने के साथ साथ पीने का पानी और तेल भी मिलता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो शायद नारियल का वर्णन कर रहे थे, जो बताता है कि अटलांटिस का मौसम गर्म और उष्णकटिबंधीय था। वे लोग इत्र और फूलों के शौकीन थे। मिनोअन सभ्यता की खुदाई में हमें इत्र की बोतलें और केसर इकट्ठा करते हुए लोगों के चित्र मिले हैं। अब जरा उस सभ्यता की महिलाओं की स्थिति देखते हैं। प्राचीन ग्रीस या रोम में महिलाओं को अक्सर घर की चारदीवारी में रखा जाता था, लेकिन अगर अटलांटिस ही मिनोअन सभ्यता थी तो वहां का दृश्य बिल्कुल उल्टा था। मिनोअन सभ्यता की दीवारों पर मिली पेंटिंग्स बताती हैं कि अटलांटिस की महिलाएं स्वतंत्र थीं। वे सुंदर और रंगीन कपड़े पहनती थीं। वे बाल संवारने और आभूषणों की बहुत शौकीन थीं। सबसे बड़ी बात, वे सिर्फ घर में नहीं रहती थीं। वे पुजारिन थीं। वे पुरुषों के साथ खेलों में भाग लेती थीं और वे खुलेआम समाज का नेतृत्व करती थीं। हड़प्पा में हमें मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं और ठीक वैसे ही मिनोअन समाज में भी सर्प देवी यानी एक महिला देवता की पूजा सर्वोच्च थी। लेकिन दोस्तों, इस खुशहाल और रंगीन समाज के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा था। एक ऐसी धार्मिक रस्म जो अटलांटिस की पहचान थी, और यही वो सबूत है जो अटलांटिस को हड़प्पा और मिनोअन सभ्यता से सीधे जोड़ता है। वो सच था सांड। हड़प्पा की मोहरों पर हमें सांड मिलता है, लेकिन अटलांटिस में सांड सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि शक्ति का देवता था। समुद्र के देवता पोसाइडन के मंदिर के आसपास पवित्र सांड खुलेआम घूमते थे। प्लेटो लिखते हैं कि हर 5 या 6 साल में एक बार एक अंधेरी रात आती थी। अटलांटिस के वे लोग जो सत्ता में थी मंदिर में इकट्ठा होते थे। नियम बहुत सख्त था। हाथ में कोई लोहे का हथियार नहीं होगा, न तलवार न भाला। उनके हाथों में होती थी तो सिर्फ लकड़ी की लाठियां और रस्सियां। उनका उद्देश्य उन खूंखार जंगली सांडों में से किसी एक को जिंदा और बिना घायल किए पकड़ना। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये पौरुष और ताकत का इम्तिहान था। अगर वे चूकते तो मौत निश्चित थी। जब वे अपनी जान पर खेलकर सांड को काबू कर लेते थे तो उसे मंदिर के भीतर लाया जाता था। वहां ऑरिकैल्कम धातु का एक चमकता हुआ स्तंभ था जिस पर अटलांटिस के कानून खुदे हुए थे। उस स्तंभ के सामने उस सांड की बलि दी जाती थी। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों ये कोरी कल्पना नहीं है। इसका सबूत पत्थरों पर मौजूद है। आज जब हम मिनोअन सभ्यता के क्रीट के खंडहरों में जाते हैं तो वहां की दीवारों पर हमें एक खेल की पेंटिंग मिलती है जिसे बुल लीपिंग कहते हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवा लड़के और लड़कियां बिना किसी हथियार के दौड़ते हुए सांड के सींग पकड़कर उसके ऊपर से हवा में छलांग लगा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक खेल था। ये समानता कोई संयोग नहीं हो सकती। ये एक ठोस वैज्ञानिक सबूत है कि प्लेटो ने अटलांटिस की जो खूनी रस्में बताई थीं, वे काल्पनिक नहीं थीं। वे असल में इसी मिनोअन समाज का हिस्सा थीं। अब हमने देखा कि उनके पास बेशुमार संपत्ति थी, लेकिन उस सोने के नगर को चलाने वाला तंत्र क्या था? उनकी राजनीति कैसी थी? प्लेटो लिखते हैं कि अटलांटिस कोई लोकतंत्र नहीं था जहां जनता अपनी सरकार चुनती हो। ये एक महासंघ था। पूरे महाद्वीप को 10 अलग-अलग राज्यों में बांटा गया था और इस पर 10 राजा राज करते थे। इनमें सबसे मुख्य राजा पोसाइडन का सबसे बड़ा बेटा एटलिस था, जिसके नाम पर इस नगर का नाम एटलांटिस और उस महासागर का नाम एटलांटिक पड़ा। बाकी 9 राजा उसके अधीन थे, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में वे स्वतंत्र थे। अगर हम मिनोअन सभ्यता को देखें तो वहां भी ठीक यही व्यवस्था थी। पुरातत्वविदों को क्रीट द्वीप पर एक नहीं बल्कि कई विशाल महल मिले हैं, जैसे नोसोस, फाइस्टोस और मालिया।
इतिहासकार मानते हैं कि मिनोअन सभ्यता भी एक केंद्रीय राजा के अधीन अलग अलग स्थानीय राजाओं द्वारा चलाई जाती थी। प्लेटो का 10 राजाओं का वर्णन मिनोअन सभ्यता के इस महल प्रणाली से बिल्कुल मेल खाता है। शुरुआत में यह व्यवस्था आदर्श राज्य जैसी थी। प्लेटो लिखते हैं, कई पीढ़ियों तक एटलांटिस के राजाओं ने कानूनों का पालन किया। उनके दिलों में सच्चाई थी। वे सोने चांदी के ढेर को सिर्फ एक धातु मानते थे, जीवन का उद्देश्य नहीं। वे एक दूसरे से नहीं लड़ते थे और न्याय ही उनका धर्म था। उस समय एटलांटिस धरती का स्वर्ग था। जैसे जैसे सदियां बीतीं, एक धीमा लेकिन खतरनाक बदलाव आने लगा। प्लेटो कहते हैं कि राजाओं की नसों में बहने वाला देवताओं का खून धीरे धीरे मनुष्यों के साथ घुल मिल गया और उनके अंदर मानवीय दोष हावी होने लगे। और मानवीय दोष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालच, घमंड और अहंकार। उन्हें लगा कि जब हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है, सबसे खतरनाक हथियार हैं, तो हम सिर्फ एक द्वीप पर क्यों राज करें? हमें तो पूरी दुनिया चाहिए। यहीं से एटलांटिस का स्वर्णिम युग खत्म हुआ और विनाश की शुरुआत हुई। वे एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गए। मिनोअन सभ्यता भी अपने अंतिम समय में बहुत आक्रामक हो गई थी, जिसे इतिहास में समुद्री साम्राज्य कहा गया। एटलांटिस की सेनाओं ने यूरोप के तटों पर हमला बोल दिया। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका को रौंद डाला। वे मिस्र और ग्रीस को गुलाम बनाने के लिए आगे बढ़े। उनका समाज अब भ्रष्टाचार, विलासिता और क्रूरता से भर चुका था। प्लेटो लिखते हैं कि देवताओं के राजा ज़्यूस ने ऊपर से ये सब देखा और एटलांटिस को दंड देने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जिसे समझना चाहिए। प्लेटो सच में ये नहीं कहना चाहते थे कि कोई देवता आसमान से उतर आया और नगर को डुबो दिया। ये प्लेटो की अभिव्यक्ति का तरीका था। दरअसल प्लेटो ये समझा रहे थे कि जब कोई सभ्यता बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है, लालच में डूब जाती है और प्रकृति की सीमाओं को भूल जाती है, तो उसका अंत किसी जादू से नहीं, प्रकृति के नियमों से होता है। भूकंप, बाढ़, समुद्री लहरें ये कोई देवताओं का श्राप नहीं, बल्कि प्रकृति का उत्तर होते हैं। प्लेटो की कहानी असल में एक चेतावनी थी। आज जब हम विकास के नाम पर जंगल काट रहे हैं, नदियों को सुखा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन एक भयावह रूप ले चुका है, तो एटलांटिस की कहानी और भी अधिक प्रासंगिक लगती है। उन्हें लगा कि अब इन्हें सुधारना असंभव है, इन्हें मिटाना ही होगा। दंड तय करने के लिए ज़्यूस ने सभी देवताओं की एक सभा बुलाई और वहां एटलांटिस के भाग्य का फैसला सुना दिया गया। वो फैसला कोई जादू नहीं था, वो प्रकृति का सबसे भयानक रूप था। अचानक जमीन कांपने लगी। सदियों पुराना एटलांटिस हिल गया। ज्वालामुखी का मुख खुला और उसने इतनी राख और आग उगली कि आसमान काला पड़ गया। और फिर समुद्र उफन पड़ा। एक विशाल सुनामी जो शायद 100 फीट से भी ऊंची थी, उसने नगर की उन अभेद्य दीवारों को खिलौनों की तरह तोड़ दिया। जो नहरें जहाजों के लिए बनाई गई थीं, वो मौत का रास्ता बन गई। जो लोग सोने के महलों में सो रहे थे, उन्हें जागने का मौका भी नहीं मिला। अब दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे अहम सवाल, क्या वो नगर जो डूबा वो सच में एटलांटिस था, या फिर प्लेटो ने मिनोअन सभ्यता के विनाश को ही अपनी पुस्तक में एटलांटिस का नाम दे दिया था? क्या एटलांटिस सिर्फ ग्रीस के पास भूमध्य सागर में था, या फिर एटलांटिस कहीं और है? अब समय आ गया है उस अंतिम सवाल का जवाब देने का। क्या एटलांटिस सच था? अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ विज्ञान और ठोस साक्ष्यों को देखें, तो इतिहास की सुई सबसे अधिक एक ही दिशा में इशारा करती है, मिनोअन सभ्यता। जैसे प्लेटो ने एटलांटिस के विनाश के बारे में लिखा था, एक ही दिन और एक ही रात में भूकंप और बाढ़ आए और पूरा नगर समुद्र में समा गया। कुछ इसी तरह लगभग 1600 ईसा पूर्व आज के ग्रीस में स्थित सेंटोनिनी द्वीप पर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसे इतिहास में थेरा विस्फोट कहा जाता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरे द्वीप का आकार बदल गया। जमीन धंस गई, समुद्र अंदर तक घुस आया। आसपास के क्षेत्रों में भयानक भूकंप आए और समुद्र में विशाल सुनामी उठी। इस एक घटना ने मिनोअन सभ्यता की रीढ़ तोड़ दी। उनके बंदरगाह तबाह हो गए, जहाज नष्ट हो गए, तटीय नगर डूब गए और समुद्री व्यापार पूरी तरह रुक गया। यानी एक उन्नत समुद्री सभ्यता जो अपनी शक्ति के लिए समुद्र पर निर्भर थी, अचानक और बहुत तेजी से कमजोर हो गई। ये समानताएं इतनी सटीक है कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। अधिकतर आधुनिक इतिहासकार और वैज्ञानिक अब इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिसे दुनिया हजारों साल से अटलांटिस के नाम से ढूंढ रही है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारी खोई हुई मिनोअन सभ्यता ही थी। लेकिन यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, अगर ये मिनोअन सभ्यता ही थी तो प्लेटो ने साफ साफ उसका नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने इसे अटलांटिस नाम देकर 9000 साल पुरानी कहानी क्यों बनाया?
दोस्तों, इसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि उनके दर्शन में था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लेटो कोई इतिहासकार नहीं थे, वे एक दार्शनिक थे। प्लेटो जिस समय एथेंस में रह रहे थे, वो समाज भी अटलांटिस जैसा बनता जा रहा था। वहां भी लोग लालची हो रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, नेता अपनी शक्ति के नशे में चूर थे। प्लेटो अपने लोगों को, अपने समाज को चेतावनी देना चाहते थे। वे उन्हें बताना चाहते थे कि देखो, अगर तुम भी अटलांटिस की तरह घमंडी हो जाओगे तो प्रकृति तुम्हें भी नहीं बख्शेगी, चाहे तुम्हारी दीवारें सोने की ही क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने मिनोअन सभ्यता के विनाश की सच्ची घटना को लिया और उसे एक कहानी के रूप में पेश किया। शायद अटलांटिस कोई स्थान नहीं थी जिसे नक्शे पर ढूंढा जाए, लेकिन इन ठोस सबूतों के बावजूद कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद अटलांटिस कहीं और थी, क्योंकि हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी है और आज भी हमने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही अच्छे से खोजा है। आज की आधुनिक सोनार तकनीक हमें ऐसी चीजें दिखा रही है जो अब तक अंधेरे में थीं। सबसे बड़ा रहस्य छिपा है जापान के तट के पास। इसे कहते हैं योनागुनी स्मारक। 1987 में एक गोताखोर को पानी के नीचे कुछ ऐसा मिला जो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। वहां विशाल पत्थर के चबूतरे थे, एकदम सीधी 90 डिग्री पर कटी हुई दीवारें थीं, विशाल सीढ़ियां थीं जो ऊपर की ओर जाती थीं। अगर ये मनुष्यों ने बनाया था तो ये कम से कम 10,000 साल पुराना होना चाहिए, यानी ठीक वही समय जो प्लेटो ने बताया था, हिमयुग का अंत। क्या योनागुनी प्रशांत महासागर का अटलांटिस है? और फिर हमारी नजर जाती है अटलांटिक महासागर की ओर। बहामास के पास पानी के नीचे एक अजीब संरचना मिली है जिसे बिमिनी रोड कहते हैं। यहाँ समुद्र के तल पर बड़े बड़े चूना पत्थर के खंड एक पंक्ति में रखे हुए हैं। ये देखने में किसी विशाल सड़क या किसी टूटी हुई दीवार की नींव जैसे लगते हैं। अटलांटिस की कहानी यही खत्म नहीं होती। समुद्र आज भी अपने अंदर हजारों रहस्य छुपाए बैठा है। हर साल नई खोजें हो रही हैं, नई संरचनाएं मिल रही हैं।